हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीट मेंस की तैयारी में जो शैक्षिक परिदृश्य वाला पार्ट है, उसका पहला जो चैप्टर है शिक्षण अधिगम में नवाचार, उसके एमसीक्यू प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम इस चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे और जो भी स्पेशल पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नवाचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? नवाचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 1 है केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाना। ऑप्शन 2 है शिक्षण को रोचक बनाना। ऑप्शन 3 है शिक्षकों का मूल्यांकन करना। और ऑप्शन 4 है पाठ्यक्रम की मात्रा बढ़ाना। तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे नवाचार क्या होता है। नवाचार होता है कि वह कोई नया तरीका, वह कोई नया क्रियाकलाप या नए नई सोच, नई तकनीक जो शिक्षण कार्य को आसान बनाए, उसे हम क्या बोलेंगे? नवाचार। ना कि शिक्षण कार्य को आसान बनाए, अधिगम को भी क्या बनाए, बच्चे के अधिगम को भी आसान बनाए, उसे हम क्या कहेंगे? नवाचार। तो इसमें पहला ऑप्शन है केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाना, ये नवाचार का उद्देश्य नहीं हो सकता। शिक्षण को रोचक बनाना, अब देखिए नवाचार हम इसीलिए तो उपयोग करते हैं कि शिक्षण को बहुत अच्छा रोचक बनाया जा सके, जिससे कि बच्चा जो है वो अच्छी तरह से सीख ले। तो ये इसका क्या होगा? सही राइट आंसर होगा। और शिक्षकों का मूल्यांकन करना, देखिए नवाचार का उद्देश्य मूल्यांकन करना नहीं होता, और पाठ्यक्रम की मात्रा बढ़ाना भी नवाचार का उद्देश्य नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नवाचारी शिक्षण पद्धति है? यानी ऐसी कौन सी शिक्षण पद्धति है जो नए प्रयासों पर, नई तकनीकों पर आधारित है, उसे नवाचारी शिक्षण पद्धति कहेंगे। पहली है रटंत विधि, दूसरी है व्याख्यान विधि, तीसरी परियोजना विधि, परियोजना को ही हम बोलते हैं प्रायोजना विधि, और चौथी है अनुशासनात्मक विधि। तो देखिए इन सभी में अगर हम बात करें कि नवाचारी शिक्षण के अंतर्गत कौन सी आएगी, प्रायोजना विधि इसके अंतर्गत आएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि प्रायोजना विधि किसकी विचारधारा पर आधारित है। तो प्रायोजना विधि जॉन डीवी की विचारधारा पर आधारित है। किसकी विचारधारा पर आधारित है? जॉन डीवी की विचारधारा पर आधारित है। और प्रायोजना विधि के जनक कौन है? प्रायोजना विधि के जनक हैं किलपैट्रिक। कौन है प्रायोजना विधि के जनक? प्रायोजना विधि के जनक हैं किलपैट्रिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, दीक्षा पोर्टल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है परीक्षा मूल्यांकन के लिए, दूसरा है डिजिटल सामग्री के लिए, तीसरा कंप्यूटर खरीदने के लिए, और चौथा है आपका केवल खेल गतिविधियों के लिए। तो देखिए दीक्षा पोर्टल, दीक्षा की फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो इस पोर्टल पर अभिभावक, छात्र जो है वो डिजिटल अध्ययन सामग्री को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं, और शिक्षक भी इस पर अपना सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिजिटल शिक्षण सामग्री के लिए। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? डिजिटल शिक्षण सामग्री के लिए दीक्षा पोर्टल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट क्लास किसका उदाहरण है? देखिए स्मार्ट क्लास से मतलब हो जाएगा आपका कि भाई ऐसी क्लास जिसमें डिजिटल बोर्ड लगा हो, प्रोजेक्टर लगा हो, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? स्मार्ट क्लास बोलेंगे। तो इसमें पहला ऑप्शन है पारंपरिक शिक्षण पद्धति। तो पारंपरिक शिक्षण पद्धति तो हो नहीं सकता। टेक्नोलॉजी आधारित नवाचार, तो देखिए स्मार्ट क्लास जो वर्तमान समय में, जैसे मान लीजिए मैं अभी आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो ये भी स्मार्ट क्लास का एक उदाहरण है। और जैसे डिजिटल बोर्ड पर क्वेश्चन कराया जाता है, तो वो भी स्मार्ट क्लास का उदाहरण है। और शारीरिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेक्नोलॉजी आधारित नवाचार, यानी तकनीक पर आधारित। डिजिटल बोर्ड क्या है? तकनीक है। मोबाइल क्या है? तकनीक है। लैपटॉप क्या है? तकनीक है। और आपका जो भी प्रोजेक्टर है वो भी क्या है? तकनीक है। तो ये टेक्नोलॉजी आधारित क्या होगा? नवाचार होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में आईसीटी का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन इंडियन सेंट्रल टीचिंग, दूसरा है इंटीग्रेटेड क्लासरूम टीचिंग, तीसरा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और चौथा है इंफॉर्मेशन क्लासरूम टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन क्लासरूम ट्रेनिंग। ध्यान दीजिए पेपर में, एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो आईसीटी का पूरा नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी।
आईसीटी का पूरा नाम क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है स्वयं प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? देखिए स्वयं जो प्लेटफॉर्म है भारत सरकार द्वारा स्वयं ऐप को बनाया गया है और यह ऐप जो है वो ऑनलाइन उच्च शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऑनलाइन उच्च शिक्षा। तो पहला ऑप्शन है ऑनलाइन उच्च शिक्षा, दूसरा है खेल गतिविधियाँ, तीसरा है खान पान योजना और चौथा है छात्रवृत्ति योजना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑनलाइन उच्च शिक्षा। राइट आंसर क्या रहेगा? ए ऑनलाइन उच्च शिक्षा। नेक्स्ट है नवाचार में सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है? नवाचार में सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है? तो रटंत क्षमता को बढ़ाना, शिक्षक का डराना, रचनात्मकता और परीक्षा। देखिए नवाचार में नए तरीके नई खोज होती है और नए तरीके नई खोज या ज्ञान के निर्माण करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं? रचनात्मकता बोलते हैं। तो नवाचार में सबसे आवश्यक तत्व क्या होगा? रचनात्मकता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि भाई नवाचार में सबसे आवश्यक तत्व क्या है? तो वह है रचनात्मकता। अगला है आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग में क्या जोड़ा जाता है? केवल चित्र बनाना, कला के माध्यम से शिक्षण, केवल लेखन और केवल व्याख्यान। तो देखिए आर्ट इंटीग्रेटेड मतलब कि भाई इस तरह से कला का उपयोग किया जाए कि अधिगम भी बहुत अच्छा हो। तो अधिगम अच्छा कराने के लिए क्या होगा? कला के माध्यम से शिक्षण होना बहुत जरूरी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी कला के माध्यम से शिक्षण। राइट आंसर क्या रहेगा? बी कला के माध्यम से शिक्षण। अगला क्वेश्चन है आकलन में नवाचार का उदाहरण है। आकलन में नवाचार का उदाहरण है केवल वार्षिक परीक्षा, मौखिक परीक्षा, ऑनलाइन क्विज और पाठ्यक्रम हटाना। तो देखिए वार्षिक परीक्षा, मौखिक परीक्षा तो बहुत पुराने समय से, लंबे समय से चली आ रही हैं, तो ये नवाचार तो नहीं है। पाठ्यक्रम को जोड़ा या हटाया जाता है वो भी पुराने समय से चला आ रहा है, तो वो भी नवाचार नहीं है। ऑनलाइन क्विज के माध्यम से यदि हम आकलन करें तो वह एक क्या होगा? नवाचार होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला है निष्ठा कार्यक्रम किसके लिए है? विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए, अभिभावकों के लिए और पाठ्य पुस्तक लेखन के लिए। तो देखिए निष्ठा कार्यक्रम को शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए बनाया गया है। भारत सरकार ने निष्ठा कार्यक्रम है शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए इसको तैयार किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में छात्र क्या करते हैं? यानी कि प्रॉब्लम पर आधारित जो अधिगम है उसमें छात्र क्या करते हैं? रटते हैं। तो देखिए कोई भी समस्या है उस पर यदि सीखना है तो रटने की जरूरत नहीं होती, समस्या का समाधान स्वयं खोजते हैं, ये सही है। शिक्षक से उत्तर लेते हैं, शिक्षक से उत्तर इसमें नहीं लेते और कॉपी से उत्तर देते हैं, ये भी नहीं होता। तो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में समस्या का समाधान स्वयं खोजते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला है परियोजना विधि में शिक्षण किस पर आधारित होता है? यानी प्रायोजना विधि में शिक्षण किस पर आधारित होता है? तो मैंने आपको बताया था कि प्रायोजना विधि जॉन डीवी की विचारधारा पर आधारित है और इसके जनक कौन है? किलपैट्रिक हैं। तो इसमें शिक्षण शिक्षक पर आधारित नहीं होता, पाठ्य पुस्तक पर आधारित नहीं होता, अनुभव और क्रियात्मकता पर आधारित। क्योंकि जो प्रोजेक्ट बनाएगा, चाहे वो चार्ट बनाए, चाहे कोई मॉडल बनाए छात्र, तो वो स्वयं बनाएगा तो स्वयं अनुभव करता है, स्वयं कार्य करता है, तो अनुभव और क्रियात्मक पर आधारित होता है। अंक तालिका पर प्रायोजना विधि कार्य नहीं करती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। प्रायोजना विधि कैसी है? एक वैज्ञानिक विधि है। अगला क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम में नवाचार से क्या बढ़ता है? शिक्षण अधिगम में नवाचार से अनुशासनहीनता, निष्क्रियता, सहभागिता और डर। तो देखिए शिक्षण अधिगम में नवाचार से सहभागिता बढ़ती है। क्या बढ़ती है? सहभागिता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है टीचिंग एड का मुख्य उद्देश्य क्या है? टीचिंग एड मतलब शिक्षक का स्थान लेना, पाठ्यक्रम छोटा करना, शिक्षण को सरल और प्रभावी बनाना, छात्र को सजा देना। तो टीचिंग एड का मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षण को सरल और प्रभावी बनाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है समावेशी कक्षा के लिए सबसे उपयुक्त नवाचार क्या है? समावेशी कक्षा का अर्थ होगा कि भाई सभी बौद्धिक क्षमता वाले बच्चों को पढ़ाना, सभी वर्ग के बच्चों को पढ़ाना, सभी आर्थिक स्थिति वाले बच्चों को पढ़ाना, एक साथ मिलकर पढ़ाना। तो उसके लिए नवाचार क्या होगा? नवाचार मतलब नया तरीका क्या होगा? एकल शिक्षण। तो एकल शिक्षण समावेशी शिक्षा की बात नहीं करता, तो इसका राइट आंसर नहीं है। आईसीटी आधारित शिक्षण, अनुशासन आधारित शिक्षण और मौन शिक्षण। देखिए आईसीटी आधारित, अब जैसे मान लीजिए मैं ये ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, तो मुझे थोड़ी पता है कि भाई कौन सा बच्चा इस क्लास को देख रहा होगा, लड़का लड़की, कौन सी बौद्धिक क्षमता है, एक बार में समझ में आता जाती है या
एक से अधिक बार में समझ में आती है, तो ये हमें पता नहीं होता। तो आईसीटी आधारित जो शिक्षण होगा वो समावेशी कक्षा के लिए सबसे उपयुक्त की बात कर रहा है। सबसे उपयुक्त जो होगा वो नवाचार है, आईसीटी आधारित शिक्षण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अनुशासन आधारित शिक्षण भी नवाचार में नहीं आएगा, मौन शिक्षण भी नवाचार के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट है, किस शिक्षण दृष्टिकोण में छात्र सक्रिय भागीदार होते हैं? तो व्याख्यान विधि, निर्माणवादी दृष्टिकोण, रटंत पद्धति, अनुशासनात्मक पद्धति। देखिए, व्याख्यान विधि में टीचर ज्यादा सक्रिय होता है, निर्माणवादी दृष्टिकोण में छात्र सक्रिय होता है, रटंत पद्धति में छात्र मतलब सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते, अनुशासन पद्धति में भी भाग नहीं लेते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्माणवादी दृष्टिकोण। यानी कि ज्ञान को देखकर और स्वयं के अनुभव से रचना करना ही क्या कहलाता है? निर्माणवादी दृष्टिकोण कहलाता है। तो इसमें छात्र सक्रिय रूप से क्या लेता है? भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाचार आधारित शिक्षण में मुख्य रूप से क्या आवश्यक है? भाई, नवाचार आधारित कोई शिक्षण है तो उसमें क्या आवश्यक है? शक्ति, तकनीकी ज्ञान, रटंत अभ्यास और परीक्षा व्यय। तो देखिए, अगर नवाचार का उपयोग हमें शिक्षण में करना है तो हमें तकनीकी ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी आधारित शिक्षण किसका उदाहरण है? केवल पुस्तक आधारित शिक्षण, बिना चित्र की पढ़ाई, डिजिटल उपकरणों का उपयोग, मौखिक शिक्षण। तो आईसीटी आधारित मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें डिजिटल उपकरणों का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, शिक्षा के क्षेत्र में सीसीई का क्या अर्थ है? सीसीई, देखिए मैं आपको बता चुका हूँ। सीसीई का फुल फॉर्म है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसको हिंदी में कहते हैं। और पहला ऑप्शन है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, दूसरा है सेंट्रल सर्टिफाइड एजुकेशन, तीसरा कॉमन क्लासरूम एजुकेशन, चौथा क्रिएटिव कॉन्सेप्चुअल एवेल्युएशन। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ये परीक्षा की दृष्टि से ये पूछा भी जाता है। तो इसका फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। नेक्स्ट है, नवाचार किसे बढ़ावा देता है? नकल को, एक पक्षीय शिक्षा को, रचनात्मकता और सोचने की क्षमता को, परीक्षा भय को। देखिए, हमेशा नवाचार मतलब नया तरीका, चाहे वो अधिगम में हो या शिक्षण में हो, वो रचनात्मकता और सोचने की क्षमता को क्या देता है? बढ़ावा देता है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? सी। तो दोस्तों, इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन के माध्यम से इस चैप्टर का अभ्यास किया। और भी इस चैप्टर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आप इस चैनल पर जुड़े रहें। और यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अपने तैयारी को लगातार जारी रखें और अच्छे से पढ़ें। और अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो आपको उन कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हो। नमस्कार, धन्यवाद।